भारत के 5वें राष्ट्रपति की हम बात करें तो 5वें राष्ट्रपति बने थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ये राष्ट्रपति कब बनते हैं? ये राष्ट्रपति बनते हैं 1974 में और 1977 तक ये क्या रहते हैं? भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। फिर क्या होता है? इनकी पद पर रहते हुए क्या हो जाती है? तो देखिए यहाँ बहुत पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम आ जाए तो नाम क्या आ जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरी बात, भारत के ऐसे कौन से दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? फखरुद्दीन अली अहमद। पहले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, और दूसरे ये थे। तो अगर पद पर रहती हुई मृत्यु की बात आ जाए तो दो मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक का नाम क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद। ये सीधी चीज आ जाएगी। पहले जाकिर हुसैन थे और दूसरे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न यहाँ बनेगा, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो। आपकी बातें करनी एक बार बैठ सकते, नो प्रॉब्लम। भारत के दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तीसरी बात होती है कि यहाँ जब ये राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय क्या हुआ? आंतरिक असंतोष के आधार पर भारत में क्या लगाई जाती है? आपातकाल लगाई जाती है, जो कि 25 जून 1975 की थी। इसके बारे में मैंने आपको जब हमने बात की थी 352 के तहत आर्टिकल की, उस समय हमने चर्चा की थी कि भारत में आंतरिक असंतोष के आधार पर क्यों लगाया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो नीतियां थी उस समय वो नीतियां तानाशाही रवैया था, और उस तानाशाही रवैये की वजह से विपक्ष पूरा था वो एक हो चुका था। जितने भी विपक्ष के सारे दल थे वो सारे इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ हो चुके थे। और उस समय क्या हुआ था कि बिहार की एक यूनिवर्सिटी से एक आंदोलन शुरू होता है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और वो आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है जो बाद में पूरे विपक्ष को एक कर देता है। और जेपी नारायण की अध्यक्षता में, जेपी नारायण के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून के दिन एक बहुत बड़ी विपक्ष का एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में जेपी नारायण द्वारा एक नारा दिया जाता है, कुर्सी छोड़ो जनता आ रही है। किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए। कुर्सी छोड़ो जनता आ रही है। तो उस रैली को देख करके इंदिरा गांधी को लगा कि अब हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, बहुत बड़े आंदोलन चल सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? फखरुद्दीन अली अहमद को रात को 11 बजे फोन करके आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल लगा दिया। फिर इस आंतरिक असंतोष शब्द को हटाया भी गया। तो इस आधार पर 25 जून को मध्य रात्रि के समय आपातकाल लागू हो जाती है, लेकिन इसकी जो घोषणा हो जाती है, लेकिन लागू कब होती है? वो 26 जून को। घोषणा कब होती है? 25 जून को, और आपातकाल लागू कब होती है? तो 26 जून को होती है। तो जब आंतरिक असंतोष के आधार पर आपातकाल लगाया था उसकी घोषणा किसने की थी? भारत के राष्ट्रपति।
तो देश में आंतरिक असंतोष के आधार पर लागू आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। आपातकाल लागू की गई थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल लगी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 352 के तहत जब दूसरी आपातकाल लगी भारत में, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वरा वेंकट गिरी, वीवी गिरी हुआ करते थे। और तीसरी भारत में जो 3 बार लगी अभी तक, तीसरी बार भारत में जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी आंतरिक असंतोष शब्द के आधार पर लगाई गई थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो आपातकाल से संबंधित जितनी भी चीजें पूछ ली जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहली आपातकाल के समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरी आपातकाल के समय वीवी गिरी, और तीसरी आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत और चीन के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं, आपको आंसर देना। भारत चीन युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन नंबर डी वीवी गिरी। अब देखिए ये तो बात नहीं है, इस पर मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 1962 में जब आपातकाल लगी, उस समय आपातकाल लागू लगाई किसके द्वारा गई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, तभी तो आपातकाल लगाई गई। तो वहां जाकिर हुसैन कब आ गए? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं जाकिर हुसैन रॉन्ग है बिल्कुल। यहाँ पर 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध होता, इसी कारण आपातकाल लगाई जाती है। तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो भारत के राष्ट्रपति। दूसरी बात, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। अब तीसरी बात मैं आपसे पूछूं कि भारत में आंतरिक असंतोष के आधार पर 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल लागू किया जाता है, उस समय हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन फखरुद्दीन अली अहमद से संबंधित उठता है कि भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। पहले कौन हो जाएंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा नाम आएगा तो क्या नाम आएगा? फखरुद्दीन अली अहमद। और अगला क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछ लिया जाएगा कि भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? पहले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक और आएंगे तीसरे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 3 बने थे मुस्लिम। अब देखिए अगला, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, अब यहाँ क्या होता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति बनेगा, सीधी बात है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होते ही क्या हुआ? राष्ट्रपति पद खाली नहीं रह सकता। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो क्या बनेगा? भारत का राष्ट्रपति बनेगा। उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे बीडी जत्ती। बीडी जत्ती, बासप्पा दानप्पा जत्ती पूरा नाम है, बासप्पा दानप्पा जत्ती, बीडी जत्ती। हाँ बिल्कुल, बासप्पा दानप्पा जत्ती इसका नाम था, जो भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते। तो उन्होंने क्या किया? बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो ध्यान रखना, इसके बाद से जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे बीडी जत्ती। ये बने थे 1977 और 1977 में ही वापस हट जाते हैं, वापस चुनाव हो जाते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में नए राष्ट्रपति हमारे बीच में आते हैं। तो बीडी जत्ती वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो इनसे संबंधित पूछ लिया जाए तो ये क्या थे? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी थे, ये ध्यान रखना।
कार्यवाह राष्ट्रपति थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति थे जब इनकी फखरुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु हो जाती है, उस समय इन्होंने क्या किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। अब अगली बात है, इससे पहले आप ये नोट कर लो जल्दी से, फिर वोट में नहीं आ रहा है। अगले राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी थे, वो 1977 में बनते हैं और 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखना। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने, जिसके सामने कोई कैंडिडेट भी नहीं था। अब यहां से क्वेश्चन उठना लाजिमी, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति होते हैं। तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में खड़े हुए। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में कि नीलम संजीव रेड्डी थे, वो राष्ट्रपति बने उससे पहले एक बार चुनाव लड़ चुके थे। किसके सामने लड़े थे? वीवी गिरी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था 1969 में, और वो चुनाव हार गए। प्रथम चुनाव में हारने वाले राष्ट्रपति, पहले इन्होंने कब चुनाव लड़ा था? तो 1969 में। और किस कैंडिडेट के सामने लड़ा था? तो ध्यान रखना, वीवी गिरी के सामने ये चुनाव हार गए थे। अब क्या होता है? दूसरी बात, जब इनको राष्ट्रपति बनाने, क्योंकि 1977 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार है वो गिर गई, आप सब जानते हो। 1977 में क्या हुआ? इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी थी, क्योंकि आपातकाल के बाद जैसी सरकार गिरने के बाद चुनाव होते हैं, तो चुनाव होते ही गठबंधन सरकार बनती है और पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने थे वो सारे कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे, लेकिन 1977 में ऐसी घटना घटित होती है कि कांग्रेस बहुमत में नहीं आती है। जब कांग्रेस बहुमत में नहीं आती है तो बहुत सारे विपक्षी दलों ने मिल करके, जिसमें जनता दल उस समय जो पार्टी थी, उस पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई को। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते ही अब बहुत बड़ी उस सरकार के सामने, नई नवेली जो सरकार होती है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनौती क्या थी? क्योंकि पहली बार इसकी सरकार बनी थी और पहली बार सरकार के समय राष्ट्रपति का चुनाव होता था। राष्ट्रपति अपने दल का चुना, क्योंकि उनकी जो सरकार थी वो बहुत सारे दलों से मिलकर बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कैंडिडेट था वो तय नहीं हो पाया। तब नीलम संजीव रेड्डी को मोरारजी देसाई ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का मतलब जानते हो? उस समय एक पत्र लिख करके दिया कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तब नीलम संजीव रेड्डी ने क्या जवाब दिया कि मैं राष्ट्रपति तभी बनूंगा जब मुझे निर्विरोध राष्ट्रपति बनाऊंगा। अब निर्विरोध राष्ट्रपति, क्योंकि इंदिरा गांधी और इसके बीच में बनती नहीं थी, इधर कांग्रेस के कई सांसद जीत गए, वो तो देंगे नहीं वोट। ऐसी स्थिति में इसने कहा कि मुझे निर्विरोध राष्ट्रपति बने। जब ये बात इंदिरा गांधी तक पहुंची कि नीलम संजीव रेड्डी को मोरारजी देसाई क्या है राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि इस बहती नैया में मैं भी हाथ धो लेती। तो उन्होंने भी अपने पत्र निकाला और तुरंत लिख के दे दिया
कि हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरा समर्थन है कि आप राष्ट्रपति चुनाव मैदान में आइए। तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति चुनाव मैदान में आते, उसके सामने ध्यान रखना 36 लोगों ने फॉर्म भरे थे, 36। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्विरोध कैसे बन गए। जब 36 लोगों ने फॉर्म भरे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले उस समय 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होने चाहिए। वो आम आदमी थे, अपनी तरह थे, कोई सांसद था नहीं, कोई विधायक था नहीं, आम आदमियों ने फॉर्म भरे थे। जब तक 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक नहीं थे उस समय, तब तक वो राष्ट्रपति नहीं बनता था। अब तो 50-50 हो चुका है। उस समय क्या था, 10-10 का आंकड़ा था कि 10 प्रस्तावक। अब प्रस्तावक कौन थे, 10 तो प्रस्ताव लाने वाले, उसके नाम का प्रस्ताव लाने वाले होने चाहिए, और 10 उसका अनुमोदन करने वाले होने चाहिए। ये स्थिति थी उस समय 1977 के समय। अब क्या हो चुका है, 50 प्रस्ताव लाने वाले होने चाहिए और 50 उसका अनुमोदन करना चाहिए। 1997 से इसको बढ़ा दिया गया। तो उस समय क्या था, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 ऐसे हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, उसके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो प्रस्तावक कौन होंगे, राष्ट्रपति के मतदाता, जो राष्ट्रपति को वोट डालते हैं वही होंगे। तो ऐसी स्थिति में वो आम आदमी थे, उनको प्रस्तावक और अनुमोदक मिले नहीं। ऐसी स्थिति में 36 के 36 फॉर्म थे, वो क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। फिर कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था। विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने मिलकर के राष्ट्रपति बनाया था, जिसका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अब इसी नीलम संजीव रेड्डी ने आगे क्या किया, 1979 में जो बहुत सारे दलों से मिलकर के जो जनता दल की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, उन सारे दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जब समर्थन वापस ले लिया तब क्या हो जाती है, सरकार गिर जाती है। जब सरकार गिर गई तो राष्ट्रपति के पास पावर आ जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्या है, प्रधानमंत्री बना सकता है। स्वविवेक की शक्ति के तहत आती है। जब स्वविवेक की शक्ति राष्ट्रपति को कब होती, तो सुन लीजिए, जब लोकसभा के चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव के समय किसी को बहुमत नहीं मिले या कोई भी पार्टी गठबंधन नहीं करे और जो बहुमत का फिक्स आंकड़ा होता है उस तक नहीं छुए, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को एक स्वविवेक की शक्ति होती है। वो किसी भी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है और उसके लिए समय दिया जाता है कि आपको इतने दिन का समय है, इतने दिनों में आपको सरकार बनानी पड़ेगी। उस समय नीलम संजीव रेड्डी के बहुत ही करीबी थे चौधरी चरण सिंह, जिसका आपने नाम सुना होगा। चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि सरकार गिर चुकी थी, बहुमत कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही थी। तो नीलम संजीव रेड्डी ने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने करीबी मित्र चौधरी चरण सिंह को क्या है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। चौधरी चरण सिंह 6 महीने तक रहते हैं, एक बार भी संसद में नहीं गए। 6 महीने बाद क्या होता है, वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में उनकी सरकार गिर जाती है और वापस चुनाव होते हैं। उसके बाद में इंदिरा फिर लौट कर आती है, हाँ, वापस इंदिरा लौट कर आती है और इंदिरा की सरकार बनती है, यानी कांग्रेस की सरकार बनती है। देखिए इस चीज को समझिए, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे आगे कौन सी बात आ रही। तो प्रथम चुनाव में हारने वाले राष्ट्रपति 1969 में ये चुनाव हार गए। दूसरी बात, निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति, इसके अलावा कोई निर्विरोध नहीं हुआ, ध्यान रखना। एक ऐसा मौका आया था जिस समय सब दलों ने मिलकर के इसको बनाया था। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। तीसरी बात, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। अब तक जितने राष्ट्रपति बने इसकी आयु केवल 64 वर्ष थी। उसकी 64 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रपति बने। अब आपके दिमाग में होगा कि 64 कम होता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति बुजुर्गों को भी बनाया जाता है, ध्यान रखना। परिवार का मुखिया हमेशा बड़ा होता है, छोटा होता है, हमेशा बुजुर्ग होता है, उसी को बनाया जाता है। उसी प्रकार हेड ऑफ नेशन यानी देश का मुखिया हमेशा वृद्धि होता है। लेकिन ये एक सबसे कम उम्र के, अब तक जितने राष्ट्रपति बने उसमें सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे, मात्र 64 वर्ष आयु।
सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति आयु कितनी थी तो ध्यान रखना 64 वर्ष में ये बन चुके हैं। 64 वर्ष में ये राष्ट्रपति बन गए। पहली बात, प्रथम चुनाव में हारने वाले राष्ट्रपति, पहली बार चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। दूसरी बार मना कर दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्विरोध बनाओ तो बन जाएंगे, नहीं तो बैठे घर पर। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष और पक्ष ने मिलकर के, कोई कैंडिडेट नहीं था, ऐसी स्थिति में इनको वापस निर्विरोध बनाया जाता है। भाग्य खुलता है, किस्मत काम आ जाती है और कोई बिना चुनाव लड़े राष्ट्रपति बन जाते हैं। और सबसे कम उम्र के भी राष्ट्रपति होते हैं, जिनकी उम्र बहुत ही कम थी। ये थे नीलम संजीव। तो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव के साथ गोविंद। ये पूरी ट्रिक है। तो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब जेल का मतलब ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद में सारे के सारे पूरे 5-5 वर्ष तक रहते। इसके बाद से फिक्स कार्यकाल शुरू हो जाता है 97 से। 1977 से क्या हो जाता है, सब 5-5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनते हैं। बिल्कुल अभी तक 5-5 वर्ष तक के राष्ट्रपति बन रहे हैं। अब कोई समस्या नहीं होती। अब फटाफट लिखना है आपको और मुझे लिखना है। जल्दी से जल्दी इस चीज को नोट कीजिए और नोट करते ही अपन आगे। इसके बाद में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो ज्ञानी जेल सिंह बनते हैं। इसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी के, और नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद में 1982 के अंदर इनका कार्यकाल शुरू होता है और 1987 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1982 से लगा करके 1987 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। इसके संबंधित इन्होंने एक बार क्या किया था, वीटो का प्रयोग किया था 1986 के अंदर डाकघर विधेयक के ऊपर। इससे पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर जो संशोधन विधेयक था उसके ऊपर अपने वीटो का प्रयोग करके उस विधेयक को अपने पास रख लिया, वीटो शक्ति। ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर विधेयक के ऊपर वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे। उसके बाद में उन्नीस सौ 87 से 1992 तक ये रहते हैं। उन्नीस सौ 97 से 2002
2002 से 2007 तक रहे, इसे जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, ध्यान रखना। डॉक्टर एपीजे, ऐसा कौन सा राष्ट्रपति जिसे जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और भारत में परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति थे, तो ये उस समय परमाणु परीक्षण के, सॉरी राष्ट्रपति नहीं थे, परमाणु परीक्षण के समय मौजूद वैज्ञानिक थे। इस समय परमाणु आविष्कार करने वाले ये व्यक्ति थे, परमाणु आविष्कार करने वाले राष्ट्रपति, पहले वैज्ञानिक थे, उसके बाद में राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 में राष्ट्रपति बनते और 2007 तक रहते, पूरे 5 वर्ष तक। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताऊंगा। दूसरी बात, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी जो सैलरी होती है राष्ट्रपति की, वो सारी सैलरी गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। राष्ट्रपति की जो सैलरी हुआ करती थी वो हमेशा गरीब लोगों में बांट दिया करते थे। और राष्ट्रपति के लिए जो सुविधाएं होती है, जो राष्ट्रपति को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, रायसीना हिल्स जो राष्ट्रपति का घर होता है दिल्ली के अंदर, उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है, उन सुविधाओं का ये बहुत कम प्रयोग करते थे। जनता के लिए पैसे बचाने का काम करते थे, क्योंकि ये जो पैसे होते हैं ये सारे जनता के ही होते हैं और उनका प्रयोग ये नेता है वो करते थे। दूसरी बात, ये राष्ट्रपति की जो सैलरी होती थी उसको क्या है, शिक्षा में दान करने वाले व्यक्ति थे। और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके घर से बहुत सारी किताबें मिलती है और 2 जोड़ी कपड़े मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। जबकि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है आपको पता है लाखों अरबों करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसके घर में बहुत बड़ी संपत्ति होगी, इनके परिवार था नहीं, इनके कोई बेटा बेटी थे नहीं, कुछ नहीं था, और सारे पैसे लोगों के कल्याण हेतु इन्होंने लगाए थे। और भारत के अंदर जो परमाणु बम है वो इन्हीं की देन। इसके बारे में बहुत सारी टिप्पणियां हैं लोगों द्वारा की जाती है। तो 12वें भारत के राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से 2012 तक रही थी। इससे पहले आपको पता होना चाहिए राजस्थान की ये राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, जिसका नाम क्या था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, हाँ इसका पति था। उस समय प्रतिभा पाटिल कहा जाता था जब राज्यपाल थी तब। उसके बाद में इसके अपने नाम के आगे अपने पति का नाम भी ऐड कर दिया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में आपको पूछ लिया जाए तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। और भारत में पहली बार महिला ऐसी कौन थी जो राज्यपाल बनी थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से बनी थी, उत्तर प्रदेश स्टेट से, ध्यान रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। उसके बाद श्री प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक रहे। उसके बाद में रामनाथ कोविंद बनते हैं और रामनाथ कोविंद 2017 से वर्तमान तक भारत के राष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन से हैं? तो रामनाथ कोविंद। कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14 नंबर। इसके अलावा कार्यवाहक कितने बने? तो बीडी जत्ती 1, वीवी गिरी 2, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 3 और एक और कौन सा बच गया? 3 ही। ये सबसे पहले जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बनते हैं। वीवी गिरी इस्तीफा दे देते हैं तो कौन बनते हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बनते हैं बीडी जत्ती, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति। लगातार 2 बार रहने वाले राष्ट्रपति की बात करें तो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये महत्वपूर्ण चीजें थी राष्ट्रपति के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन राष्ट्रपतियों को याद करने की ट्रिक है, एक ट्रिक से पूरे राष्ट्रपति आपको क्रमवार याद हो जाएंगे। अब इस ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे भारत के अब तक राष्ट्रपति। तो राजू की राजा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली पल्लव के साथ कोविंद की। अब हमें क्या पकड़ना है, शब्द पकड़ना जो हमारे राष्ट्रपति थे। राजू राष्ट्रपति थे, राजा जी थे, जाकर जी थे, गिरी जी थे, फखरुद्दीन थे, रेड्डी भी थे, जेल भी थे, और रमा वाले भी थे, शंकर वाले भी थे, नारायण वाले भी थे, राम शंकर नारायण सब आ गए। देखो उसके बाद कलम वाले भी थे, कलाम वाले, प्रतिभा थी, और प्रणव जी थे, और गोविंद साहब। ये हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे राजू शब्द, इसका मतलब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बात आती है हमारे दादाजी, दादा का मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे की हम बात करेंगे जाकिर साहब, तो जाकिर का मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। चार नंबर गिरी का मतलब हो जाएगा हरा वेंकट गिरी, वीवी गिरी कह सकते हो आप, वीवी गिरी। उसके बाद में 5 नंबर फखरुद्दीन का मतलब फखरुद्दीन खूबी थे, फखरुद्दीन अली अहमद पूरा नाम था इनका, फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद में हम बात करें रेड्डी की, तो नीलम संजीवा रेड्डी। जेल का मतलब ज्ञानी जेल सिंह, पंजाब से थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, सिख थे, ये भी ध्यान रखना। सिख राष्ट्रपति का पूछ लिया जाए ज्ञानी जेल सिंह, अगर नहीं लिखा है तो आप याद रखना। रमा रमा स्वामी वेंकट रमन, शंकर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद में 10 नंबर नारायण, के आर नारायण। उसके बाद में अपन बात करें कलम, कलम का मतलब होता है लिखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक कलाम और भी थे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका भी नाम था मौलाना अबुल कलाम, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और ये भी थे कलाम, ये भी शिक्षा के अंदर बहुत अच्छे थे, जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। कलम के बाद में प्रतिभा जी आ जाती है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिसका ससुराल राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान के सीकर जिले के छोटी लोसर गांव में। महाराष्ट्र, प्रणव साहब, अरे लिखो लिखो फटाफट जल्दी। और लास्ट में कोविंद का मतलब
रामनाथ कोविंद।